गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं अलीगढ़ में रहता हूं और एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं। यहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करने का काम करते हैं। और आज इस सेशन में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं टीएन्स एक्वलाइफ ट्रेनिंग की कुछ स्लाइड्स, जो कि बहुत ही उम्दा हैं। और अजय मदान जी ने जिनका वाईटी ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर है, उन्होंने इसको शेयर किया है। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा और हम लोग सब देखेंगे एक्वलाइफ कितना अद्भुत डिवाइस है। आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा। एक्यूप्रेशर पद्धति में पॉइंट्स को दबाकर या बीट्स लगाकर या मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका रिजल्ट 10 से 15% होता है। इसी प्रकार एक पद्धति है एक्यूपंक्चर, जिसमें सुइयां गोद कर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट वही कर सकता है जिसे नसों की पूरी जानकारी हो, और इसका रिजल्ट 50 से 55% होता है। और अब एक ऐसी नई पद्धति इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पद्धति, जिसे हमारी टीएन्स ऑर्गेनाइजेशन एक्वलाइफ इंस्ट्रूमेंट के रूप में जानती है, इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है और इसको सीखने और इलाज करने में भी बहुत आसानी है। इसका रिजल्ट भी 95 से 100% होता है। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें दो मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो बायो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। वो हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो को हमारे सिर से लेकर पैरों तक ऊपर नीचे सर्कुलेट करती हैं। हमारे एक्वलाइफ का जो ब्लू पॉइंटर है वो भी आगे से मैग्नेटिक है। जब हम अपने हाथ पर इससे चेकअप करते हैं या थेरेपी देते हैं, तो हमारे हाथ पर वो पॉइंटर लगने के बाद उन दोनों मैग्नेटिक प्लेट्स को सिग्नल देता है और हमारे ब्रेन के पास भेजता है। क्या सिग्नल देता है वो हम अब आपको बताएंगे। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंप्यूटर है, या ऐसे सीपीयू भी कह सकते हैं। मतलब आपको अपनी बॉडी से कोई भी काम करवाना हो तो पहले ब्रेन को सिग्नल भेजना होता है। अगर आपको अपना हाथ भी ऊपर उठाना हो तो पहले आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है। फिर दिमाग आपके हाथ को सिग्नल भेजेगा हाथ को ऊपर उठाने के लिए। कुछ खाना है, चबाना है, या टांग उठानी है, या बॉडी से कोई भी एक्टिविटी करवानी है, तो पहले दिमाग को बताना पड़ेगा। तो आपका जो ब्रेन है वो आपको आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इस प्रकार जब एक्वलाइफ का पॉइंटर हम अपने हाथ पर टच करते हैं डिटेक्शन मोड पर, जो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रेन से पूछता है कि आपको आपके कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तब ब्रेन रिप्लाई देता है कि इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। इसी प्रकार जब हम रिलीफ मोड में थेरेपी देते हैं तो ब्रेन कहता है, ब्रेन भैया इस ऑर्गन को ठीक कर दो। लिवर में प्रॉब्लम है तो इसे ठीक करना चालू कर दो, या किडनी में प्रॉब्लम है तो ये ब्रेन को संदेश भेजता है कि आप किडनी को ठीक करना चालू कर दो। ये इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि आपको 6 महीने पहले क्या बीमारी थी, अब क्या बीमारी है, या आने वाले समय कौन सी बीमारी होने की संभावना है। एक्वलाइफ ट्रेनिंग एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। फूड, ड्रग और इक्विपमेंट को अगर एफडीए अप्रूवल देता है तो हमें अन्य किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है।
और हमारा एक्वालाइफ इक्विपमेंट जो है ये FDA से अप्रूव्ड है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग जापान में हुई है, असेंबल्ड ये ताइवान में हुआ है। इसका FDA नंबर है K061197। और इसमें आप देख सकते हैं एक्वालाइफ इक्विपमेंट की जो बॉडी है, उसके अलावा एक ब्लू पॉइंटर है और इलेक्ट्रो पैच होता है और एक कनेक्टर होता है जो हम ऑल्टरनेटिव करंट के माध्यम से भी इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। एक्वालाइफ का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। खाना खाने के 1 घंटे बाद ट्रीटमेंट करना होगा। यानी एकदम अगर किसी ने खाना खाया है तो एकदम से आप उसको एक्वालाइफ का ट्रीटमेंट ना दें, बल्कि कम से कम 60 मिनट का अंतराल के बाद ही आप ट्रीटमेंट करें। जिम या ऑफिस से आने के बाद या थके होने पर एक्वालाइफ का यूज आधे घंटे के बाद करें। एक्वालाइफ का यूज करने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ठंडा पानी बाद तक ठंडा पानी ना पिएं और ना नहाएं। शावर भी नहीं लेना चाहिए एकदम एक्वालाइफ करके आगे पीछे। और एक्वालाइफ का यूज खाना खाने के बाद करें, क्योंकि खाली पेट सेंसेशन ज्यादा होता है और भरे पेट सेंसेशन कम होता है। सेंसेशन ज्यादा हो रहा है तो हाथों का पसीना पोंछ लें। वॉच, ईयररिंग आदि रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिस हाथ में करना है उसमें से निकाल देना चाहिए। जिस हाथ पर एक्वालाइफ का पॉइंटर रखेंगे उस हाथ की रिंग और कड़ा आदि उतरवा दें। अस्थमा, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को एक दिन में 15 मिनट थेरेपी देनी है। एक सिंगल पॉइंट पर 1 मिनट से 15 मिनट तक थेरेपी देनी होती है। एक दिन में कम से कम 90 मिनट यानी 1.5 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 120 मिनट यानी 2 घंटे की थेरेपी आप दे सकते हैं। PCM करने के बाद एक्वालाइफ का यूज करने के लिए 15 मिनट का गैप होना चाहिए। यानी BCM करके एकदम से एक्वालाइफ की थेरेपी ना दें, बल्कि कम से कम 15 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए। एक्वालाइफ का एक सेशन 5 दिन थेरेपी और फिर 1 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आप ज्यादा समय नहीं दे सकता पेशेंट, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन लगातार थेरेपी और फिर 3 दिन का गैप करना होगा। तो इस तरह से एक्वालाइफ के सेशंस होते हैं। एक्वालाइफ की थेरेपी देते समय इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंसर का डायग्नोज होने पर आप कैंसर है ऐसा ना कहें। किडनी, लिवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर और आईज की समस्या होने पर खराब शब्द का प्रयोग ना करें। जैसे कई बार होता है कि अरे आपकी तो किडनी खराब हो गई, या लीवर खराब है, या हार्ट में परेशानी आ रही है, या गॉल ब्लैडर खराब हो, तो खराब वर्ड यूज ना करें। फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहना है। हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसा पेशेंट को नहीं बताना है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशन आ रही है हार्ट के या जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें, लेकिन वो रिवर्ट हो जाएंगी अगर आप इस थेरेपी को कराएंगे। हमें कभी भी इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करना है। लकवा या ब्रेन हैमरेज होने पर भी कुछ नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी है। करंट की जगह सेंसेशन या वाइब्रेशन शब्द का प्रयोग करें। एक्वालाइफ देने से पहले, बीच में या बाद में वार्म वाटर पिलाएं, गर्म पानी दें, जिससे बाथरूम यानी यूरिनेशन के जरिए सारे टॉक्सिन्स
निकल जाते हैं। तो अगर आप थेरेपी दे रहे हैं तो जरूर गर्म पानी, ये इंश्योर करें कि पेशेंट ने गर्म पानी पिया है। कुछ अवस्थाएं हैं जिन पे एक्यूलाइफ की थेरेपी नहीं देनी है। निम्न दशाओं में एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट वर्जित है। जैसे अगर पेस मेकर लगा है पेशेंट का तो ट्रीटमेंट आप एक्यूलाइफ से नहीं देंगे। आप ये देखें, इसीलिए जिस समय हम चेकअप करने के लिए बैठते हैं, इससे पहले कि हम एक्यूलाइफ लगाएं पेशेंट के बॉडी पे, हमें उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। उनका नाम पूछें, उनकी एज पूछें, एड्रेस लें। उसके बाद उनका वजन लें। उसके बाद थोड़ी सी आप हिस्ट्री ले सकती, आप ये जरूर पूछें आपका कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आपके कभी कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं आपके अगर फ्रैक्चर हुआ है तो कभी कोई रॉड या प्लेट्स तो नहीं पड़ी हैं आपके बॉडी में, कोई नट बोल्ट तो नहीं है। ये चीजें जरूर पूछ लें इससे पहले कि आप थेरेपी स्टार्ट करें या चेकअप स्टार्ट करें, ये बड़ा जरूरी है। तो अगर पेस मेकर है, लगा हुआ है, तो आपको ट्रीटमेंट एक्यूलाइफ का नहीं देना, ये हार्मफुल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है जो कि पेस मेकर के फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करेगी और उससे कोई भी हार्म हो सकता है। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडीज को, गर्भवती महिलाओं को एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट नहीं देना है। तीसरा फॉरबिडन पॉइंट है इन्फेंट चाइल्ड, यानी 3 साल से छोटे बच्चे को एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट नहीं देना है। विशियस ट्यूमर या गंभीर कैंसर, जो ट्यूमर्स होते हैं कहीं पर भी हो सकते बॉडी में, अगर ट्यूमर है और ये पेशेंट बता रहा है कि कैंसर का डिटेक्शन किया गया है या सस्पेक्शन है, ऐसी संभावना है कि कैंसर हो सकता है, या उनकी बायोप्सी के लिए भेजा गया है कुछ उसमें से पार्ट निकाल के, ऐसे पेशेंट्स को किसी भी दशा में आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है एक्यूलाइफ का। यानी कैंसर के पेशेंट को एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट नहीं देना है। आप सिर्फ अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं एक्यूलाइफ से, ब्रेस्ट कैंसर के पॉइंट पर जो अंगूठे के जड़ में है। कंडीशंस, कैंसर कितने समय से है ये पूछें आप, कैंसर का साइज कितना है, पेन होता है या नहीं होता है, दबाने पर मूव करता है या नहीं करता। अगर कैंसर की गांठ मूवेबल है यानी इधर से उधर वो चलती है तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। यानी जो गांठें हैं, जो ट्यूमर्स हो जाते हैं और या रसौली टाइप की, तो अगर वो मूवेबल है तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब वो कैंसर की गांठ तो है लेकिन अभी कैंसर उसमें पनपा नहीं है और वो मूव कर रही है, तो उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर हैमरेज टेंडेंसी है, यानी रक्त स्राव हो जाता है, बहुत से लोगों का रक्त पतला होता है और स्राव आसानी से शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों को फॉरबिडन है कि आप एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट दें। इसलिए थोड़ी सी बैक हिस्ट्री जरूर मालूम कर लें और इन पॉइंट्स को आप अपने पास लिख लें और उनसे पूछ लें पेशेंट से कि इनमें से पूछ लें आप उनको कि आपका कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। इस तरीके से कोई साधारण व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछें भैया पेस मेकर तो नहीं लगा तुम्हारे, तो कहेगा यार मतलब ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। तो आपको बहुत ही नपे तुले शब्दों में मालूम करना है कि कभी आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो वो बताएगा फिर कि हाँ जी ऑपरेशन हुआ, काहे का ऑपरेशन हुआ था, अगला प्रश्न आप ये पूछ सकते हैं। तो बहुत ही
साधारण तरीके से, यानी पेशेंट को पैनिक ना हो ऐसी भाषा में आपको बात करनी है। दबाने पर मूव करता है या नहीं, अगर कोई गांठ है, अगर कैंसर की गांठ मूवेबल है तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हैमरेज टेंडेंसी अगर है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। लंग्स में इन्फेक्शन है या क्लॉटिंग है लंग्स में, या स्किन की परेशानी है सीवियर, ऐसे में भी आपको एक्वलाइफ की थेरेपी अवॉइड करनी होगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या क्षय रोग किसी को है, टीबी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी आपको एक्वलाइफ का ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर लोग, जो पेशेंट है वो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, यानी बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति है और वो नशे में है, उसको भी आपको ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉरबिडन पॉइंट्स हैं, जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही एकदम से किसी के ऊपर भी थेरेपी स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, और जब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं कि आप उसको थेरेपी दे सकते हैं, तभी आप थेरेपी आरंभ करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले भी हम लोगों ने सीखा है ये। आपके जो चार्ट है, हैंड चार्ट, जैसे ये हैंड चार्ट आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ काले बिंदु हैं, कुछ अ, वैसी सर्किल्स हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ अंडाकार शेप के हैं, और कहीं कहीं ऑर्गन्स के, अंगों के चित्र बने हुए हैं। तो आपको किस तरीके से एक्वलाइफ का इस्तेमाल करना है, तो जहां पर ब्लैक डॉट्स हैं, ब्लैक डॉट्स जहां पर हैं, तो वहां पर आपको टच करना है और फर्म प्रेस करना है और उसके बाद हटा लेना है। यानी जहां पर ब्लैक डॉट्स हैं वहां पर आपको टच करना है और फिर वहां पे थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर हटा लेना है पॉइंटर को ब्लैक डॉट्स के ऊपर, बिल्कुल वहीं पे टच करना है, ब्लैक डॉट पे ही। कुछ ब्लैंक डॉट्स हैं, ब्लैंक डॉट्स हैं। ब्लैंक डॉट्स में आपको जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर ही आपको सर्किल बनाना है। हाफ सर्किल बनाएं एक साइड से, फिर हाफ सर्किल दूसरी साइड से, इस तरीके से आपको ब्लैंक डॉट्स पे पॉइंटर को मूव कराना है। कुछ एग शेप के, ओवल शेप के फिगर्स भी हैं इसमें, आप अपने अपने हैंड चार्ट्स में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पॉइंटर है उसको शेप के अकॉर्डिंग रोटेट कराना है। अगर अंडाकार फिगर है तो अंडाकार ही आपको पॉइंटर को घुमाना है। आप देख रहे हैं इस हैंड चार्ट में कुछ ऑर्गन्स के भी फोटोज हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गन्स, जो जो फोटोज हैं उनके चारों तरफ सर्किल के रूप में पॉइंटर को घुमाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हथेली को पलटते हैं तो कुछ येलो पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। ये जो येलो पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से आगे हम देख पाएंगे, तो येलो पॉइंट्स जो हैं वो हथेली को पलटने पर हमें दिखाई देते हैं। इन पॉइंट्स पर हमें चेकअप नहीं करना है, ये पॉइंट सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पर थेरेपी देते हैं एक्वलाइफ की, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही ऑर्गन्स को कवर करते हैं। तो आप सिर्फ पीले पॉइंट्स पर भी थेरेपी देकर पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ हॉररी पॉइंट्स हैं। हॉररी पॉइंट्स जो हैं इनमें भी कोई चेकअप नहीं होता है, बल्कि ये भी ट्रीटमेंट के लिए
इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ बॉक्स टाइप के फिगर्स हैं, जब आप देखते हैं जो आपकी उंगलियों के बीच वाले जॉइंट्स हैं उनमें बॉक्स टाइप के फिगर्स हैं, तो आपको जो पॉइंटर है वो रोटेट करना है उसी शेप में। पॉइंटर को आपको उसी शेप में रोटेट करना है, बॉक्स के शेप में ही, और इस तरीके से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये हैंड चार्ट है जो एक्वलाइफ एपरेटस के साथ आता है, और सभी सेंटर्स पे भी रखा रहता है, ये तो हम लोगों ने देखा होगा। इसको कम से कम 21 बार अपने हाथ से बना के पेपर पे अपना हाथ रखिए, और हाथ का जो बॉर्डर लाइंस हैं उनसे आप हाथ बनाइए, और इसमें से देख देख कर सारे पॉइंट्स को, एक से लेकर जितने पॉइंट्स हैं सबको आप लिख लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15, 20, 21 बार। 21 बार जब आप लिख लेंगे तो आप निश्चित रूप से सब कुछ याद कर लेंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, कहाँ पर उसका एंड पॉइंट है, कौन सा वो ब्लैक डॉट वाला है या ब्लैंक सर्किल है, या वो ओवल शेप का है, या वहां पर ऑर्गन का चित्र है। आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि हम देखिए, जब हम कुछ काम करते हैं तो उससे पहले उसको सीखते हैं। पहले हमें सीखना है, तभी तो कर पाएंगे। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कर कैसे पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें इस हैंड चार्ट को याद कर लेना चाहिए। उसके बाद फ्रंट हैंड के पॉइंट्स हैं। अब आरंभ करते हैं हम। बिल्कुल आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम हमारी कलाई है। कलाई पर नंबर 1 और 3। नंबर 1 ये यूरिनरी ट्यूब का पॉइंट है, और या यूरेथ्रा भी कहते हैं इसको, मूत्र नलिका, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी है वहां पर, जो नंबर 3 है। तो ये 1 और 3 में यूरिनरी ट्यूब या यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। 2 और 4 में वेजाइना और यूट्रस या वूम, गर्भाशय होता है। और अगर ये लेडीज में वाइट डिस्चार्ज, या फाइब्रॉइड्स, या पीरियड का इरेगुलरिटी है, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या और भी कोई गायनिक प्रॉब्लम है, तो ये नंबर 2 और 4 वो एक्यू पॉइंट्स हैं जहां पर हमें थेरेपी देनी है। एक्सटर्नल पाइल्स, या जिसको बवासीर कहते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स में मस्से जो होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, और जो इंटरनल पाइल्स हैं वो भगंदर कहते हैं उसको, फिशर बोलते, फिशर। तो इंटरनल पाइल्स में लेकिन ऐसे में आप जरूर कुछ उनको बता दें कि ज्यादा तला भुना, चिकना और मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें, तो बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। फिर एक 7 नंबर का पॉइंट है जो स्ट्रोक का पॉइंट है। स्ट्रोक में एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है। जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या है, आधे सर में दर्द रहता है, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम में अचानक से एकदम से चक्कर आ जाते हैं, सब ब्लैकआउट्स हो जाता है, सब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। पैरालिसिस में भी ऐसा होता है। हाई ब्लड प्रेशर हो या ब्रेन में इंजरी हो तब भी ऐसा हो जाता है। ब्रेन हैमरेज होने पर भी ऐसा होता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। उसके अलावा जो एपिलेप्सी के फिट्स होते हैं, मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, उसमें भी स्ट्रोक
एक आम बात है। तो स्ट्रोक का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप इन सब परेशानियों का निदान कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, 8वां पॉइंट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस या नपुंसकता, यानी जो रिप्रोडक्शन की पावर है, अपने वंश को आगे बढ़ाने की जो क्षमता होती है, वो यहाँ पर नील हो जाती है। और इम्पोर्टेंस के पॉइंट पर अगर आप थेरेपी देते हैं तो ये जो क्षमता है इसको हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। और आजकल के दौर में जबकि रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लोगों में बच्चे पैदा करने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। और ये एक बहुत गंभीर विषय है। बहुत से युवा कपल बहुत परेशान होते हैं और उनको बच्चे नहीं होते हैं। और ऐसे समय में ये एक्वालाइफ की थेरेपी से हम उनको बहुत रिलीफ दे सकते हैं और उनकी कंडीशन को रिवर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हेमरॉइड्स 5 और 6 नंबर भी आपको चेक करना होगा पाइल्स के लिए। तो ये अगर 9वां पॉइंट हेमरॉइड्स का लग रहा है, जो कि बिल्कुल हथेली के राइट साइड में नीचे की ओर होता है और कलाई से थोड़ा सा ऊपर, अगर वो लग रहा है पाइल्स का पॉइंट है वो, तो आपको 5 और 6 नंबर को भी चेक करना है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स के पॉइंट है। फिर 10वां जो पॉइंट है हथेली पर, वो है मूत्राशय का या ब्लैडर का। 1 और 3 नंबर भी आपको चेक करना होगा अगर ब्लैडर के पॉइंट पर लग रहा है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो नंबर 10 पर भी प्रॉब्लम जरूर होगी। तो ये सब चीजें हैं कि फर्स्ट तो हमें चेक करना है, और जब हम चेक कर लेते हैं तब हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन बिंदुओं पर। फिर 11वां बिंदु है डायबिटीज का। और मैं और आप जानते हैं डायबिटीज एक ऐसा रोग है कि ये कभी ठीक नहीं होता। जैसा कि एलोपैथिक में ये एक मान्यता है कि एक बार डायबिटीज हो गई तो आपको जीवन पर्यंत मेडिकेशन पे रहना होगा। और जब मेडिकेशन का लिमिट क्रॉस होने लगेगी तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस पे रहना होगा। तो ये डायबिटीज का पॉइंट है 11वां। अगर चेकअप करने पर सेंसेशन कम आता है, स्किन सॉफ्ट होने पर 11वें पॉइंट से पता चल सकता है, लेकिन ये लेडीज को ज्यादा यहाँ पर सेंसेशन आता है डायबिटीज पे, अगर उनको डायबिटीज है तो। अपेंडिक्स का पॉइंट है 12वां पॉइंट। अच्छा, डायबिटीज का जहाँ पे अगर आपको पॉइंट लग रहा है तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर के पॉइंट को भी चेक करना होगा। वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। अपेंडिक्स एक हमारे छोटी आंत में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, जो क्लोरोफिल के डाइजेशन में मददगार है। और क्लोरोफिल के डाइजेशन में ये मददगार है अपेंडिक्स। ये बहुत ज्यादा विस्तार पाया हुआ होता है इसने, जो हरी सब्जियां घास वास जो एनिमल्स खाते हैं वो। लेकिन मनुष्य में ये एक बहुत ही छोटे से ऑर्गन के रूप में है, जिसका कोई खास उपयोग नहीं है मनुष्य के शरीर में। कभी कभी ज्यादा कब्ज आदि रहने पर अपेंडिक्स में अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल्स चले जाते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो वहां पर निकासी का कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि निकासी का रास्ता नहीं है, इसलिए वो वहां पर सड़ जाते हैं।
और जब वो वहां पर सड़ जाते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है अपेंडिक्स पे। और फिर डॉक्टर्स कभी कभी इमरजेंसी में, कभी कभी इतनी इमरजेंसी क्रिएट होती है कि उसको रिमूव करना पड़ता है, और उसके रिमूवल से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई बहुत खास रोल हमारे मनुष्यों के पाचन तंत्र पे नहीं है। लेकिन और जो एनिमल्स होते हैं, खरगोश में अपेंडिक्स बहुत लार्ज, बहुत ही विस्तार पाई हुई होती है, बहुत डेवलप्ड ऑर्गन है खरगोश में, क्योंकि वो हरी चीजें खाता है और क्लोरोफिल के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती है। तो मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन आ जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 13 नंबर और 22 नंबर, इन पॉइंट्स पर जब आप रिलीफ देते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। उसके बाद 14वां जो पॉइंट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो बड़ी आंत होती है। इन्फेक्शन सूजन होने पर यहाँ पर आप इस पॉइंट पर रिलीफ देंगे तो बहुत लाभ मिलता है। और आमतौर से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो परेशानी होती है वो ज्यादा चीनी खाने की वजह से, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, हो सकती है। इसलिए वाइट शुगर तो खैर अवॉइड ही करना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, वाइट शुगर बहुत ही खतरनाक है। 15 और 16वां पॉइंट जो है किडनी के पॉइंट्स हैं। किडनी के पॉइंट्स 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, ये सारे पॉइंट्स किडनी के पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, अगर किडनी का पॉइंट लग रहा है, अगर किडनी का पॉइंट लग रहा है कोई भी एक, तो फिर आपको इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन चार्ट पर पता होना चाहिए, हथेली पर पता होना चाहिए कि 15, 16, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है। और आपको ये भी मालूम करना है पेशेंट से कि यूरिन का फ्लो कैसा है, आप पानी कितना पी रहे हैं, आपके किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है आपके पास, और यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ तो नहीं है। ये भी आप जरूर पूछ लें अगर किडनी के पॉइंट लग रहे हैं तो, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है तो बहुत सी जगह चक्कर काट के तभी आता है आपके पास। वो कभी भी कोई पेशेंट भी सीधा हमारे पास नहीं आता कि भाई हम तो सिर्फ मानव प्राकृतिक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र से ही थेरेपी लेंगे। हाँ, कोई अगर पहले से किसी को अनुभव हो तो वो जरूर आ सकता है, बाकी आमतौर से एलोपैथिक ट्रीटमेंट में विफल होने के बाद ही पेशेंट आपके पास आता है। उसके पास बहुत सी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, तो आप जरूर ये प्रश्न उससे करें, या 4 प्रश्न दिए हैं कि आपके यूरिन का फ्लो कैसा है, पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता है, पानी आप कितना लेते हैं, 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, किडनी में स्टोन तो नहीं है, यूरिक एसिड या आपका क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ा हुआ नहीं है, कोई रिपोर्ट तो नहीं है आपके पास ऐसी। तो ये सारी चीजें आप जरूर उनसे दरियाफ्त कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें चार्ट में 17वां पॉइंट जो है वो बैक पेन या लोअर बैक में प्लस लंबर के लेफ्ट साइड के सभी पॉइंट्स, ये 17 पॉइंट जो है ये बैक पेन, लोअर प्लस लंबर के लेफ्ट साइड के सभी जो साइड है उसमें ये बहुत रिलीफ करेगा।
18वां जो बिंदु है, 18वां जो पॉइंट है आपके हथेली पर, वो राइट लोअर बैक पेन है और लंबर स्पाइन के सभी राइट साइड के पोर्शन को ये प्रभावित करेगा। 19वां है इन्फ्लेम्ड कोलन, यानी आंतों में सूजन आ जाती है। जो कोलन है वो बड़ी वाली आंत है, और जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसमें सूजन आ जाती है, कहते हैं पेट में सूजन आ गई। एक्चुअली वो इन्फ्लेम्ड कोलन है, 19वां नंबर। और यहाँ पर जब आप रिलीफ देते हैं तो कोलन की सूजन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है, वो खत्म हो सकती है। 20वां पॉइंट है इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय में भी सूजन आ जाती है। जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें पथरी अगर हो गई है, उसके कारण भी अंदर से सूजन आ सकती है। और तो ये जो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर 20वां पॉइंट है, आप यहाँ पर जब थेरेपी देते हैं तो गॉल ब्लैडर की सूजन समाप्त हो जाती है। और अगर पथरी के कारण सूजन आई है तो वो भी समाप्त हो जाती है, और पथरी भी समाप्त हो सकती है अगर आप इस पॉइंट पर लगातार थेरेपी देते हैं। प्लस कुछ सप्लीमेंटेशन जरूर चलाते हैं, जैसे सबसे खास मैं यहाँ पर नाम लूंगा ओपीसी, ओमेगा लाइफ का। अगर आप और जिंक भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो गॉल ब्लैडर का स्टोन भी समाप्त हो जाता है। 21वां बिंदु है आपकी हथेली पर इन पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर पेट में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। 19 और 21 दोनों नंबर पर अगर सेंसेशन आ रहा है, तेजी के साथ पॉइंट्स लग रहे हैं, तो आपके पेट में अल्सर हैं, यानी बड़े बड़े छाले हो गए हैं। पेप्टिक अल्सर बहुत ही दुखदाई चीज है। अगर आप तला भुना मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं तो ये समस्या हो जाती है, और फिर बहुत तीव्र जलन होती है और मनुष्य बहुत बेचैन रहता है। 23 और 24 जो है ये चेस्ट पेन के पॉइंट हैं, यानी छाती में दर्द होता है, भारीपन हो जाता है, और इसमें आगे चल के हार्ट अटैक की भी संभावना होती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स, बैक पेन भी की प्रॉब्लम हो जाती है। चेस्ट के सेंटर में सीढ़ी चढ़ने पर दर्द होता है, सांस भी फूल जाती है कभी कभी। और इस तरीके से 23 और 24 पॉइंट जो है चेस्ट पेन के पॉइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे रिलीफ देते हैं तो बहुत आ, आशातीत लाभ होता है। उसके अलावा रक्त गुल्म, हिम हिमेट हिमेटेमेसिस हिमेटेमेसिस या रक्त गुल्म, ये है जब खून की उल्टी हो जाती है। ये 25वां पॉइंट है आपकी हथेली पर, हिमेटेमेसिस, जिसमें खून की उल्टी हो जाती है, या नक्सीर यानी नाक से ब्लड आने लगता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, गले में इन्फेक्शन के कारण खून की उल्टी हो जाती है। तो ये हिमेटेमेसिस जो है, ये खून किसी भी रूप में या तो नाक से आ रहा है या मुंह से आ रहा है, तो हिमेटेमेसिस है ये। और अगर ऐसा है तो आप 25 नंबर पॉइंट पर आप एक्वलाइफ का जब ट्रीटमेंट देते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा पेशेंट को। उसके अलावा 26वां पॉइंट है रैपिड हार्ट बीट। रैपिड हार्ट बीट में तेज धड़कन होती है, यानी इसको ट्रैकीकार्डिया भी बोलते हैं। ट्रैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट बहुत तेजी के साथ पल्पिटेशन करता है, धड़कता है बहुत तेजी के साथ। और ये धड़कन कभी इतनी तेज हो जाती है कि 300 धड़कन पर मिनट तक भी हो जाती है, जबकि नॉर्मल अवस्था में 72 धड़कन पर मिनट होता है। लेकिन रैपिड हार्ट बीट में ये हार्ट बीट बहुत बढ़ भी जाती है, और कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो रैप्चर भी हो जाती हैं।
वो नष्ट भी हो जाती हैं, जो कि बहुत ही कष्टकारी बात हो जाती है और आगे बहुत समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। रैपिड हार्ट बीट का पॉइंट अगर लग रहा है तो वहां पे जरूर आपको निश्चित रूप से थेरेपी देनी चाहिए। घबराए हुए लोगों की हार्ट बीट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी अगर कोई किसी चीज से भयभीत हो गया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या बहुत ज्यादा सैडनेस में चले गए, और बहुत से कारण हो सकते हैं इसके। और कभी कभी फिजियोलॉजिकल कारण भी होते हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। आप देखें कभी कभी सपने में हम अचानक से नीचे की तरफ गिरे तो एकदम से आंख खुल जाती है, तो और हम देखते हैं हमारा दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। तो बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी शरीर की परेशानियों की वजह से भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप अगर 26 नंबर पर एक्वलाइफ की थेरेपी देते हैं तो बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। 27-28 पॉइंट हैं, हार्ट के पॉइंट्स हैं ये। अगर हार्ट में पेन हो रहा है, अगर हार्ट में पेन हो रहा है तो आपको 23-24 पॉइंट को भी चेक करना होगा। 27-28 में अगर सेंसेशन आ रहा है और हार्ट में पेन की सी शिकायत लग रही है, लेकिन कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको 23-24 भी आपको चेक करना है। तो वहां पर हो सकता है कुछ सेंसेशन अगर वहां पे भी हैं, तो फिर हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं हार्ट में हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हार्ट के जो हमने देखे। 26वां पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 27-28 और 23-24 पॉइंट्स ये हार्ट के लिए हमें चेक करने चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 27 और 28 नंबर को भी आपको चेक करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हम हथेली को पलट के जो बीच की फिंगर है, जो बीच वाली उंगली है, उसके नाखून के जड़ में दोनों साइड में जब देखते हैं तो हमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स वहां पर हैं, आप देख सकते हैं चार्ट में। तो उनको भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। फिर पैनक्रियाज है 29 नंबर। इंसुलिन बनाने के लिए पैनक्रियाज रिस्पॉन्सिबल है, और अगर यहाँ पर 29 नंबर पैनक्रियाज का अगर न्यास 29 नंबर है जो लग रहा है, तो आपको 11 नंबर को भी चेक करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जरूर आप 29 नंबर पर थेरेपी दें, एक्वलाइफ की ट्रीटमेंट दें। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाभ होगा और डायबिटीज को आप रिवर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा जो 30 और 70 नंबर पॉइंट्स हैं, 30 नंबर और 70 ये लिवर के पॉइंट्स हैं, और लिटिल फिंगर के 30 नंबर लिवर का है और 70 नंबर छोटी उंगली पे जो आपका लीवर का पॉइंट है वो है। ओवरवेट वालों को 100% फैटी लिवर होता है, और पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। ये जरूरी नहीं सिर्फ मोटे लोगों को ही फैटी लिवर हो, जो पतले लोग हैं उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। और ये जब फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है तो ये समस्याएं आने लगती हैं, और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपका लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ परेशानी है, और इसके लिए आपको इन पॉइंट्स में जरूर थेरेपी देना चाहिए। यहाँ पर रेड कलर में आप देखेंगे जो फैटी लीवर का मुख्य कारण दिया है वो है फास्ट फूड
या जंक फूड और पैक्ड फूड, जो पहले से प्रिजर्व किए हुए खाने हैं, वो सारे कारक हैं फैटी लिवर के। तो इसलिए अवॉइड करें फास्ट फूड को, जंक फूड को, पैक्ड फूड को, और ताज़ा भोजन करें, ताज़ा सब्जियां खाएं, ताज़ा फल खाएं, ताज़ा चीज़ों का सेवन करें, तो आप फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकते हैं। 31, 53, 77, 69 और 39, ये अस्थमा के पॉइंट्स हैं। चेन स्मोकर अगर कोई व्यक्ति है तो 31 नंबर पर कोई सेंसेशन नहीं आता है। आप जरूर अस्थमेटिक पेशेंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट भी मिलता है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए। हालांकि कहा जाता है कि दमा जो है वो दम के साथ ही जाता है, लेकिन हम अपने पद्धति के माध्यम से दमे को भी रिवर्ट कर पाते हैं, उस कंडीशन से हम उबार सकते हैं। और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है जिस समय दमा का, अस्थमा का जब अटैक पड़ता है, तो सांस नहीं आती और पेशेंट छटपटाता है। लेकिन ऐसे समय में अगर एक्युलाइफ हमारे पास है तो कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से आप ट्रीट कर सकते हैं। और उसके बाद 33 और 72 नंबर, ये राइट शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर के लिए है। 38 नंबर नॉक्टर्नल इनकन्वीनियंस के लिए है, निशाचर असंयम। और यहाँ पर जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों में आमतौर से होती है ये, लेकिन कभी कभी बड़े लोगों में भी ये परेशानी संभव रूप से हो जाती है। तो इस पॉइंट पर अगर आप थेरेपी देते हैं तो ये समस्या का समाधान हो जाता है। वे लोग जिनकी आयु ज्यादा है, 13, 22 और 39, ये स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जिसमें कहीं सूजन नहीं आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। 13, 22 और 39 नंबर के पॉइंट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट हैं। तो इसमें अगर कहीं पर सूजन नहीं आ रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन हो सकती है, अगर ये पॉइंट्स आपके लगते हैं तो। रियूमेटिज्म जो है, जिसको हम जोड़ों का दर्द या गठिया भी कह सकते हैं, तो अर्थराइटिस, तो ये पॉइंट 40 नंबर है। 45 नंबर स्किन का पॉइंट है, इसमें स्किन एलर्जी हो सकती है, कोई और फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, या स्किन सिरोसिस हो सकता है, या पिंपल्स, मस्से, तिल या सफेद दाग, ये सब स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। और 45 नंबर पर आप थेरेपी देकर इन प्रॉब्लम से पेशेंट को निजात दिला सकते हैं। 46, 47 ये विंड पाइप और फूड पाइप के पॉइंट्स हैं। जब श्वास नली और भोजन नली में और सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है या अस्थमेटिक है पेशेंट, तो इन पॉइंट्स पर आप थेरेपी देंगे तो बहुत रिलीफ होता है। 48 नंबर हाइपरटेंशन का पॉइंट है, जिसमें हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर का पॉइंट है। 49 लो ब्लड प्रेशर का पॉइंट है। 50 एंटेरिक फीवर का पॉइंट है, यानी किसी भी तरीके का बुखार जो लगातार बना रहता है, एंटेरिक फीवर कहते हैं। और एंटेरिक फीवर, या इसको हम अगर साधारण भाषा में जो हम लोग सब समझते हैं, वो है मियादी बुखार,
या जिसको हम टाइफाइड भी कह देते हैं, एंटेरिक फीवर। और उसके बाद इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन यानी आंतों में सूजन, ये 51 पॉइंट है। 52 में फ्लू, फ्लू का पॉइंट है 52, यानी मौसम के परिवर्तन की वजह से जो सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। 54, 55, 56, 57 ये राइट ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट्स हैं, यानी दाहिने मस्तिष्क की धमनियां हैं। ये धमनियां वो नालियां हैं जिसमें रक्त बहता है, जो हृदय से शरीर की ओर को आता है। और शिराएं वो नालियां हैं जो बॉडी से ब्लड को वापस हृदय में ले जाती है। यानी हृदय से जो रक्त बॉडी में आ रहा है वो धमनियों के द्वारा आता है, और बॉडी से जो रक्त वापस हार्ट में जाता है वो शिराओं के जरिए से जाता है। धमनियों में हमेशा धड़कन के साथ रक्त बहता है, और शिराओं में स्मूथ रक्त बहता है, उसमें कोई धड़कन नहीं होती। तो ये जो 55, 54, 55, 56, 57 है राइट ब्रेन आर्टरीज हैं। दहने मस्तिष्क की धमनियां हैं। और 62, 63, 64, 65 ये लेफ्ट ब्रेन की आर्टरीज हैं, यानी बाएं मस्तिष्क की धमनियां हैं। और ये सभी पेशेंट्स को ये पॉइंट्स हमें चेक करने चाहिए। और जब ये पॉइंट्स लगते हैं तो बहुत से उसके आउटर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नींद नहीं आती, या एंजाइटी है, या डिप्रेशन में है, या पैरालाइज्ड हैं, या बीपी प्लस माइनस है, तो उन सब केसेस में ये आर्टरीज के पॉइंट्स लगते हैं, जो कि हमारे बीच की उंगली में दोनों साइड में नीचे की ओर, जहाँ पर हम दांतों का चेकअप करते हैं, अपर लोअर टीथ का, उसी के साइड में ये होते हैं, लेफ्ट राइट ब्रेन आर्टरीज। तो उसके अलावा स्ट्रेस है या डिजीनेस है, इन सब में भी आपकी ये ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट्स लगते हैं। 58 नंबर जो है राइट ईयर का पॉइंट है। दाहिने कान में कोई समस्या है तो ये वाला पॉइंट लगता है, यहीं पर आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। 61 नंबर लेफ्ट ईयर यानी बाएं कान का पॉइंट है। 66, 76, 77, 78 ये कफ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी खांसी और सांस की तकलीफ के पॉइंट हैं। अगर ये पॉइंट लग रहे हैं तो आप पेशेंट से जरूर पूछें कि आपके ये पॉइंट्स लग रहे हैं क्या, आपकी सांस फूल जाती है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ हमारी सांस फूल जाती है, या जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। आप ये सुनिश्चित करें कि पेशेंट से निरंतर बातचीत करते रहें। ऐसा नहीं कि बस चेकअप करे चले जा रहे हैं। आप पेशेंट से लगातार पूछें, और ये सब अभ्यास से आता है। जब निरंतर आप अभ्यास करेंगे आपस में ही, अपने परिवार में किसी की भी, आप रोज 1, 2, 3, 4 चेकअप करिए, और आप देखिए आप कितनी जल्दी इन सब पॉइंट्स को सीख जाते हैं। उसके बाद 57 नंबर जो है वो गलेट या गले की समस्या का पॉइंट है। कभी कभी गले में जलन होती है, तो इस पॉइंट पे अगर हम थेरेपी देंगे तो एकदम समस्या का निदान होगा। थायराइड वालों, थायराइड के पेशेंट्स को भी इस पॉइंट पे आप थेरेपी दे सकते हैं। सलाइवा निकलने में अगर दिक्कत है, यानी थूक सटकने में कभी कभी पेन होता है, या अगर टॉन्सिल्स हैं अगर, तो उसमें भी परेशानी होती है, तो इस पॉइंट पर 57 पर जब आप थेरेपी देते हैं तो उससे लाभ होता है। उसके बाद 58 है कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट। ओके, 68 या 58 है ये।
आई थिंक इट इज 68, 68 कोलेस्ट्रॉल का है और 71 गॉल स्टोन का है। यानी पित्ताशय में अगर पथरी है 3 mm या 4 mm की, तो आप इसको एक्यूलाइफ से ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ओपीसी कैप्सूल आप खिलाएं। पथरी बिल्कुल, मैंने 10 mm की पथरी गायब की 90 दिन के अंदर गॉल ब्लैडर से। उसके बाद ये 74 नंबर है लिम्फ। लिम्फ लसिका कोशिकाओं में फ्लूइड बनना बंद होने पर गांठों में कन्वर्ट हो जाना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी शिराएं और धमनियां, उनका पूरा जाल बिछा हुआ हमारे शरीर में, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में बिल्कुल जैसे धमनियों में रक्त बहता है और लिम्फेटिक जो नालियां हैं उनमें लिम्फ बहता है। लिम्फ में और ब्लड में सिर्फ यही अंतर है कि लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते और ये बिल्कुल पैरेलल चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल। मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो कोशिकाओं में जब फ्लूइड बनना बंद हो जाता है तो गांठों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिम्फ के इस पॉइंट पर अगर आप थेरेपी देते हैं तो बहुत आशातीत लाभ मिलता है। 75 नंबर ब्रेस्ट ट्यूमर का पॉइंट है। आप पूछ सकते हैं कि आपके आंचल में गांठ तो नहीं है, लेडीज से आप पूछ सकते हैं। और अगर पेनफुल है तो बायोप्सी टेस्ट करवाना पड़ेगा और अगर टेस्ट नॉर्मल है तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर बायोप्सी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है तब आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अगर बायोप्सी टेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो ट्रीटमेंट नहीं देना। ये आरंभ में भी बताया कि कैंसर के पेशेंट को हम एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। 79 थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो है ये मोटा करने वाला, हाइपो कहते हैं जब थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, और हाइपर थायरॉयडिज्म, और इस समय में हाइपोथायरॉयडिज्म में व्यक्ति मोटा होता जाता है और हाइपर थायरॉयडिज्म में व्यक्ति पतला होता जाता है। इन दोनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, किसी में हाइपर होता है। और 80 नंबर है इंसोम्निया, यानी अनिद्रा, नींद ना आने की समस्या या नींद देर से आना या नींद बार बार खुलना, यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो ऐसी समस्या में आप 80 नंबर पर थेरेपी देंगे। 81 फटीग या थकान का पॉइंट है, जब शरीर टूटता है या आलस बना रहता है। और 82 नंबर ब्रोंकाइटिस का पॉइंट है, कंठ या गले में सूजन हो, खांसी लगातार रहती है या खांसी में खड़खड़ होती है, तो ये ब्रोंकाइटिस की समस्या है। और जब आप 82 नंबर पर ट्रीटमेंट देते हैं तो आप इस समस्या का निदान पा सकते हैं। ये आपके हथेले का बैक साइड है। और आज हम मेरे ख्याल से यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर आगे बाद में चलेंगे, क्योंकि अभी सफर लंबा है और बहुत मजा आएगा भी आगे आप लोगों को, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी कहानी में काफी कुछ रह गया है। तो सारे पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स पे आपको किस किस के लिए थेरेपी देनी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट सेशन जो अभी होने वाला है वो हमारे ग्रेट लीडर प्रोफेसर अवनीश कुमार उपाध्याय सर का होगा।